तो आज बात करते हैं तुगलक वंश की। एक ऐसा नाम जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आप जानते हैं बड़े बड़े सपनों और उतनी ही बड़ी नाकामियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहानी वाकई कमाल की है। एक ऐसी सल्तनत की जिसने कुछ सबसे बड़े सबसे एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स किए और उतनी ही स्पेक्टेक्युलर गलतियां भी कीं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इसके टाइमलाइन पर। तुगलक वंश को असल में 3 बड़े शासकों ने डिफाइन किया जिन्होंने इसकी पूरी कहानी लिखी। सबसे पहले थे संस्थापक, फिर आए एक विजनरी, एक सपने देखने वाले सुल्तान और आखिर में एक सुधारक। ठीक है, तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। कहाँ से शुरू हुई, फिर वो कौन से हैरान करने वाले फैसले थे, वो बड़े बड़े संकट कैसे आए और आखिर में इसकी विरासत क्या रही, जो आज भी सच कहूं तो हमें सोचने पे मजबूर करती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। देखिए, इस वंश की शुरुआत किसी उथल-पुथल से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही मजबूत नींव के साथ हुई। और ये नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान से पहले एक शांति होती है। बस गयासुद्दीन का दौर कुछ वैसा ही था। तो हुआ ये कि गाजी मलिक के नाम से उन्होंने सल्तनत की बागडोर संभाली और सबसे पहले बिखरे हुए इलाकों को एक किया। सल्तनत को आप कह सकते हैं एक मजबूती दी। और हाँ, दुश्मनों से बचाने के लिए तुगलकाबाद जैसा एक जबरदस्त किला भी बनवाया। मतलब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बड़े बड़े सपनों के लिए एक सॉलिड जमीन तैयार कर दी थी। तो एक मजबूत नींव तो रख दी गई, लेकिन इस स्थिरता के बाद क्या हुआ? तुगलक वंश के केस में जवाब था एक्सपेरिमेंट। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बड़े और साहसिक प्रयोगों का एक ऐसा दौर आया जिसने सल्तनत को सच में हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इन प्रयोगों की शुरुआत की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उनका पहला ही कदम इतना बड़ा था, राजधानी को बदलना। सोचिए, दिल्ली से देवगिरी, जिसका नया नाम रखा गया दौलताबाद। ये बस एक कैपिटल शिफ्ट नहीं था, ये तो पूरे साम्राज्य का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने की एक जबरदस्त कोशिश थी। पर हुआ क्या? दक्षिण में बैठकर उत्तर पर कंट्रोल रखना, ये लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो हाँ, ये योजना तो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस नाकामी का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कल्चर का एक नया पुल बन गया। तो एक पॉलिटिकल मिस्टेक एक कल्चरल सक्सेस बन गई। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, लेकिन सुल्तान रुके नहीं। उनका अगला प्रयोग तो भाई और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी था। जरा सोचकर देखिए, आज अगर सरकार कह दे कि एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर माना जाएगा, अजीब लगेगा ना? खैर, मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक यही किया था। एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो सच में अपने वक्त से बहुत आगे की सोच थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों? देखिए, इसके पीछे वजह काफी सॉलिड थी। एक तो सल्तनत का खजाना खाली हो रहा था, और दूसरा, उस वक्त पूरी दुनिया में चांदी की भारी कमी चल रही थी। तो सुल्तान के पास एक बोल्ड प्लान था, और अगर ये कामयाब हो जाता ना, तो सल्तनत की किस्मत ही पलट जाती। आइडिया तो ब्रिलियंट था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक छोटी सी चूक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सल्तनत ये कंट्रोल ही नहीं कर पाई कि सिक्के सिर्फ सरकारी मिंट्स में बने। और नतीजा ये हुआ कि हर घर में सिक्के बनने लगे। जाली सिक्कों की ऐसी बाढ़ आई कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। सुल्तान को आखिर में अपनी ये पूरी स्कीम ही वापस लेनी पड़ी। तो राजधानी बदल ली, करेंसी का एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन सुल्तान के प्रयोग यहीं खत्म नहीं हुए। उनका अगला कदम शहरों और बाजारों से निकलकर सीधे खेतों तक पहुंचा, और अपने साथ एक ऐसा संकट लेकर आया जिसकी गूंज आप यकीन मानिए सालों तक सुनाई दी। मामला था दुआब का, मतलब गंगा और यमुना के बीच का वो उपजाऊ इलाका जो एक तरह से पूरी सल्तनत का पेट भरता था। हुआ ये कि वहां के किसानों पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि वो बस टूट गए। और जब पेट की भूख और जुल्म का गुस्सा एक साथ मिलता है तो क्या होता है? एक भयानक किसान विद्रोह भड़क उठा। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, कुदरत ने भी अपना कहर बरपा दिया। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। पूरे 6 साल तक एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा जिसने मौत का तांडव मचा दिया। अंदाजा लगाइए, हालात इतने खराब हो गए थे कि सुल्तान को खुद दिल्ली छोड़नी पड़ी और 2.5 साल तक एक कैंप में रहना पड़ा। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसी तबाही के बीच भी सुल्तान ने एक और विजनरी कदम उठाया।
उन्होंने दीवान अमीर कोही नाम से एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया। इसका काम था किसानों को लोन देना और उन्हें गेहूं और गन्ने जैसी बेहतर फसलें उगाने के लिए इनकरेज करना। हाँ, ये योजना उस वक्त शायद पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर जानते हैं, यही आइडिया सदियों बाद अकबर की एग्रीकल्चर पॉलिसी का बेस बना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वो तूफानी दौर तो गुजरा। अब सल्तनत की बागडोर आई उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के हाथों में। और उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। उनका मिशन सिर्फ एक था, सल्तनत की मरम्मत करना। जो जख्म लगे थे उन पर मरहम लगाना और सल्तनत को बिखरने से बचाना। देखिए, फिरोज शाह ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि सल्तनत को अब और एक्सपेरिमेंट्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए शांति। तो उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई। मतलब उन सभी पावरफुल ग्रुप्स को खुश करो जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने नाराज कर दिया था, चाहे वो नोबल्स हों, आर्मी हो या फिर उलेमा। उनका फोकस साम्राज्य को और फैलाने पर नहीं था, बल्कि उसे अंदर से मजबूत करने पर था, और उन्होंने काम भी वैसे ही किए। फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे नए नए शहर बसाए, सिंचाई के लिए नहरों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, और तो और चैरिटी और स्लेव्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तक बना दिए। तो ये साफ दिखाता है कि फिरोज शाह का जोर जंग पर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन पर था। टैक्स सिस्टम में भी उन्होंने बड़े बदलाव किए। इसे उन्होंने इस्लामी कानून के हिसाब से 4 मेन टैक्सेस पर बेस कर दिया। पहला, खराज, जो जमीन का टैक्स था। दूसरा, ज़कात, मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स। तीसरा, खुम्स, जो जंग में लूटे गए माल का हिस्सा होता था। और चौथा, जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अब इस कदम से धर्मगुरु तो बहुत खुश हुए, लेकिन इसने सल्तनत की टैक्स पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब सवाल ये है कि एक विजनरी और रेवोल्यूशनरी सुल्तान और उसके ठीक बाद एक शांति प्रिय सुधारक, इन दोनों के बाद सल्तनत आखिर खड़ी कहाँ थी? मतलब इन दो इतने अलग अलग रूलर्स का नेट रिजल्ट क्या निकला? और यहीं हम आते हैं इसकी विरासत पर। देखिए, तुगलक वंश की लेगेसी जो है ना, वो एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो हैं ब्रिलियंट आइडियाज और बड़े बड़े सपने, तो दूसरी तरफ है इंस्टेबिलिटी और नाकामियों की लंबी कहानियां। सच पूछिए तो इन दोनों सुल्तानों का कॉन्ट्रास्ट ही इस वंश की पूरी कहानी है। एक ने सल्तनत को उसकी टेरिटोरियल पीक तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही विद्रोह की आग भी भड़का दी। वहीं दूसरे ने शांति तो कायम कर दी, पर शायद उसकी पॉलिसीज में वो दम नहीं था जो सल्तनत को लंबे समय तक चला पाती। तो एक की विरासत थी एक्सपेंशन और दूसरे की स्टेबिलिटी। लेकिन इतनी उथल-पुथल के बाद भी ये नहीं कह सकते कि इस दौर से कुछ मिला नहीं। हिंदुस्तान को बहुत कुछ मिला। नए शहर बसे, ट्रेड बढ़ा, नहरों ने एग्रीकल्चर को पूरी तरह बदल दिया, और हाँ, नॉर्थ और साउथ के बीच कल्चरल एक्सचेंज बहुत बढ़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया गया, ताकि एक दूसरे के कल्चर और सोच को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी शासक को आखिर किस पैमाने पर तौलना चाहिए? उसके बड़े बड़े सपनों और बोल्ड विजन पर, या फिर उसके ठोस लास्टिंग रिजल्ट्स पर? इस बारे में सोचिएगा। एक ऐसा विजनरी जो अक्सर नाकाम रहा, वो बेहतर है, या फिर एक ऐसा स्टेबलाइजर जिसने शांति तो बनाए रखी लेकिन शायद बड़े बदलावों से हमेशा बचता रहा?